हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी वन लाइनर सीरीज़ 2। हमने पिछली सीरीज़ में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अराउंड 100 क्वेश्चंस हम डिफरेंट सेगमेंट्स से इसमें डिस्कस करते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स से हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो हमारा कोर पार्ट है 50 to 60 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से आएंगे एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स एंड हिमाचल जनरल नॉलेज। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज इसका रहता है, तो इसको तैयार करना एक चैलेंजिंग टास्क है। स्पेशली डिज़ाइन की गई है एनसीईआरटी से, ये सीरीज़ वन लाइनर फैक्ट्स को एनसीईआरटी से डिराइव किया है, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। काफ़ी डेट्स, काफ़ी सारे फैक्ट्स, किसने क्या कहा, इस तरह के काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस सीरीज़ से, इसमें कुछ छूट रहा है या ऐड करना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित नेहरू वाज अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसको फंडामेंटल सोर्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, काइंड ऑफ प्रियम्बल इसको बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 11 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसमें 11 सेशंस थे। आपको पता ही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगा था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लास्ट जो मीटिंग है वो 11 से 26 नवंबर 1946 तक चली थी। तो 11 सेशंस हुए थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ था। इसमें डिफरेंट कमेटीज़ थी, तो उन कमेटीज़ को भी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। जो हमारा देश का तिरंगा है उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको डिज़ाइन किया था पिंगले वेंकैया। जो हमारा तिरंगा है उसके महत्व को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। अभी यूक्रेन रशिया वॉर में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंस देखने को मिला है। इंडिया के अच्छे रिलेशंस होने के कारण जो ऑपरेशन गंगा है उसमें इसका काफ़ी योगदान रहा है। तिरंगा को देखा गया है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज पे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हैंड रिटन है, उसको लिखा गया है बाय मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिफ्थ है नेशनल एंथम जन गण मन अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो आपको पता ही है 52 सेकंड्स के लिए गाया जाता है। वो एक स्टैंजा से ड्राइव किया गया है। ये रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की, और जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको पीस में नोबेल प्राइज़ भी मिला है और इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के। और राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ऑन 27 दिसंबर 1911। सिक्स्थ है द अशोकन पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जो अशोकन पिलर है, जो भारत का नेशनल एम्बलम है, उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। सो नेक्स्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 विद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड एज द चेयरमैन। तो आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो उसके जो पहले चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कुछ दिनों के लिए उनको बनाया गया था। जब इलेक्शन हुए
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। नाइन्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडोप्ट किया गया था, इसको ग्रहण किया गया था। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो दोनों डेट्स इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है कि कब अडोप्ट किया गया था और कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 10th है, ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 अगस्त 1947। जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, जो उसमें लॉज हैं, उन सब पे मैक्सिमम जो अगर देखा जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का काफ़ी इम्पैक्ट है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया, उसमें किस तरह से चीज़ें उसमें रहेंगी वो उनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो नेक्स्ट है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी से आते थे। जो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी मर्जी से कुछ लोग थे, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स, कुछ प्रेसिडेंसीज, कुछ स्टेट्स इसमें आती थी। तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और वो लोग डिस्कस करते थे कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है, द प्लान टू ट्रांसफ़र पावर टू द इंडियंस एंड प्रोविज़न रिगार्डिंग वल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया वर लेड डाउन अंडर माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो उनका जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट्स के पास ये पावर थी कि वो इंडिया में भी रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं, या फिर अपना इंडिपेंडेंट नेशन भी बना सकते हैं। तो इसको वल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब सेंट्रल एरिया को छोटे छोटे स्टेट्स में बनाना। तो हम जैसे कमेटीज़ की बात कर रहे थे कि हम कमेटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने डिफरेंट कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिखा है और उनके चेयरमैन्स कौन थे वो भी मेंशन्ड है। तो इसको ध्यान से देखना है और इसमें से एक आध कमेटी के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो पहली है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फिफ्थ है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड क्लासेस, इसके चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी जो नेगोशिएट करती थी विद द स्टेट्स की कौन सी स्टेट कब किस शर्त पर इंडिया के साथ मर्ज करेगी, उसके चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी के 10 फैक्ट्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट ईच अदर इन छत्तीसगढ़। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसकी जो लाइन जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, मिर्ज़ापुर प्रयागराज से पास होती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो IST को इंटरसेक्ट करता है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में काटता है ये IST को। जो IST है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 50 मिनट्स पर है। 14th है कोस्टल लेंथ ऑफ मेनलैंड इंडिया इज़ अबाउट 6100 किलोमीटर। जो कोस्टल लेंथ है इंडिया की वो है 6100 किलोमीटर। जो हम लैंड फ्रंटियर की बात करें तो 15200 किलोमीटर है ये, और 7516 किलोमीटर जो है ये कोस्टल लेंथ है। अगर इसमें हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी अगर इंक्लूड करें तो। 16th है 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टच द बॉर्डर ऑफ असम। जो असम स्टेट है उसको
7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है असम के साथ। तो मैक्सिमम अगर हम बॉर्डर शेयरिंग स्टेट की बात करें तो यूपी है, जिसके साथ 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। 17th है द चेंज नेम ऑफ रोज आइलैंड इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये जो आइलैंड्स हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद आइलैंड और स्वराज, इनके नाम चेंज होके बने हैं। इनके पहले कुछ और नाम थे। तो 30 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने इनके नाम चेंज किए हैं। तो नेक्स्ट है इसी में एक चेंज नेम ऑफ नील आइलैंड जो है उसका नाम रखा गया है शहीद आइलैंड, शहीद द्वीप इसको बोलते हैं। और हैब्लॉक आइलैंड जो है इसका नाम रखा गया है स्वराज आइलैंड। 20th है पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो स्ट्रेट जो होता है वो होता है एक वाटर चैनल होता है जो बड़ी 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। इसी तरह से इस्थमस होता है, एक लैंड स्ट्रिप होती है, वाटर में से पास होता है और लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। 21st है त्रिपुरा इज़ द इंडियन स्टेट सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तो त्रिपुरा को तीनों साइड से बांग्लादेश सराउंड करता है, मतलब बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। 22nd है धारवाड़ सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल रिच रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। जो धारवाड़ सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रिच रॉक सिस्टम है इंडिया का है। तो ये मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम से बना है, एरिकन रॉक सिस्टम है ये, और बहुत पुराना है। ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स इसमें आती हैं और कर्नाटका वाले एरिया में ये पड़ता है। 3rd है मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जो मैकमोहन लाइन है वो चाइना एंड इंडिया के बीच में है और इसको इंडिया की लीगल एक लाइन मानते हैं, बट जो चाइना है वो इसको रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 24th, जिसमें बताया है जो मैकमोहन लाइन है इसको हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ किया था ऑन 27 अप्रैल 1914। शिमला कन्वेंशन में इसको प्रपोज किया गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। 25th है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में है, उड़ीसा में है। 26 है नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर इज़ दक्षिण गंगोत्री एस्टेब्लाइज्ड इन 1984। जो भारत का मिशन है ऑन अंटार्कटिका, जो रिसर्च सेंटर है जो वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करता है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो 1984 में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लाइज किया गया था। उसके बाद और जो रिसर्च सेंटर्स थे उनके नाम हैं, जैसे नेक्स्ट है 27th में इन द ईयर 1989 इंडिया एस्टेब्लाइज्ड इट्स सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर मैत्री ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो 1989 में सेकेंड रिसर्च सेंटर था उसका नाम मैत्री था। 28 देखते हैं भारती ईयर 2012 इज़ द थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर एस्टेब्लाइज्ड इन अंटार्कटिका। तो तीनों का यहाँ पे मेंशन किया है इस स्लाइड में। पहला था दक्षिण गंगोत्री जो 1984 में एस्टेब्लाइज किया गया था, दूसरा है मैत्री जो 1989 में एस्टेब्लाइज किया गया था, और जो भारती है वो थर्ड है जो 2012 में एस्टेब्लाइज किया गया था। 29th है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन करनाल हरियाणा। जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया जाता है वो है करनाल हरियाणा में। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये कानपुर में। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे दालों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, दालों की डिफरेंट वैरायटीज़, सीड्स वगैरह के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है। 31st है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन मैसूर कर्नाटका। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कर्नाटका में मैसूर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज पब्लिश्ड इन 30 जून 2008। भारत का पहला नेशनल एक्शन प्लान है वो 30 जून 2008 को पब्लिश किया गया था, और अभी तक 8 नेशनल मिशंस हैं ऑन क्लाइमेट चेंज बाय इंडिया। 33rd है
इंडियन वाइल्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो देहरादून में है, जिसको 1982 में एस्टेब्लाइज किया गया था। इसके अलावा FRI भी देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 34th है, चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन GDP इन ग्रीन इकोनॉमी। तो इसमें इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसे ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है 35th, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। इट वाज द स्लोगन ऑफ चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है इसमें ये एक स्लोगन दिया गया था कि इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। मतलब आप अगर इन्वायरमेंट को सेफ़ रखोगे, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को सेफ़ रखोगे तो वो आपको हमेशा के लिए इकोनॉमी, आर्थिकी को आपकी समृद्ध करेगी। 36th है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन झांसी उत्तर प्रदेश। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर है वो झांसी में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में। 37th है, अमृता देवी स्मृति अवार्ड इज़ रिलेटेड टू वर्क डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो एक अवार्ड दिया जाता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को, वो अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। ये बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती है, राजस्थान में, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे, तो उनकी याद में ये सम्मान दिया जाता है। ये बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड हैं लेडी। 38th है, जाइंट पांडा इज़ द मास्कोट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जो जाइंट पांडा है आपने देखा होगा, WWF की जो साइट है उस पर जाइंट पांडा को बनाया होता है। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 29 अप्रैल 1961 को। ये काम करता है पर्यावरण को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। 39th है, स्वामी दयानंद सरस्वती यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंसिडर हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। जो दयानंद सरस्वती हैं वो फाउंडर थे आर्य समाज के। उन्होंने बोला था कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्लोगन दिया था इन 1876, और वो हिंदी को काफ़ी प्रमोट करते थे। 40th क्वेश्चन है, राधाकांत देव वाज बंगाली लीडर सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सती। ये बंगाली एक लीडर थे जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851, और ये प्रमोट करते थे सती की प्रैक्टिस को। इनके अकॉर्डिंग सती जो है वो इलीगल नहीं था। नेक्स्ट है, आत्माराम पांडुरंग एस्टेब्लाइज प्रार्थना समाज इन 1867 बाय गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम केशव चंद्र सेन। जो आत्माराम पांडुरंग थे इन्होंने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की, और इनके इंस्पिरेशन थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है 42nd, महादेव गोविंद रानाडे सोशल वर्कर वाज नोन एज सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र। महादेव गोविंद रानाडे जी को सुकरात ऑफ महाराष्ट्र बोलते थे। ये इंडियन जज थे और ये सोशल वर्कर थे। 43rd है, रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लाइज्ड इन 1897 AD इन कलकत्ता। तो इसको एस्टेब्लाइज किया था स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1987 में। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको वो अपना गुरु मानते थे, वो उनके गुरु थे, तो उनके लिए ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। 44th है, हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड इन अद्यार मद्रास। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको मद्रास में एस्टेब्लाइज किया गया था। 45th है, बाय एनी बेसेंट एफर्ट्स थियोसॉफिकल सोसाइटी सक्सीडेड इन इंडिया। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको आगे बढ़ाने में जो किसका हाथ था वो था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने बहुत काम किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को कामयाब करने में इंडिया में। 46th है, हेनरी लुइस वाइवियन डॉर्जियो वाज प्रोपाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। जो डॉर्जियो थे इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। डॉर्जियो जो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में, और इनके स्टूडेंट्स जो थे उनको डॉर्जियंस कहा जाता था। जो बंगाली फ्री थिंकर्स थे वो सोसाइटी में चेंज की बात करते थे, पुरानी रीति रिवाज को ख़त्म करके नए और अच्छे लॉज की वो एडवोकेसी करते थे। 47 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लेड क्रूशियल रोल इन लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज। आपको पता ही होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत फेमस है। उन्होंने विडो रीमैरिज के
लिए बहुत काम किया। 48 है सावित्री बाई फुले इन 1848 ओपन कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वीमेन। एक रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और पोइट थे फ्रॉम महाराष्ट्र सावित्री बाई फुले। उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया और पहला जो स्कूल है फॉर वुमेन वो स्थापित किया, गर्ल्स के लिए स्कूल खोला इन्होंने। इनके हस्बैंड भी बहुत फेमस थे, ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सत्याशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। 49th है इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी फोकसिंग ऑन वुमेन एजुकेशन वाज सेट अप बाय D.K. कार्वे इन 1916। 1916 में D.K. कार्वे जो है उन्होंने स्थापित की थी फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। SNDT यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको स्थापित किया था D.K. कार्वे जी ने। 50वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज फर्स्ट पर्सन टू स्टेज सत्याग्रह इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने सत्याग्रह को सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था चंपारण से, उनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 51st है गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम इन 1901। तो 1901 का जो कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, गांधी जी ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया था 1901 में। 52nd है महात्मा गांधी सेड द वेस्टेज ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ दीज क्लोथ्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह चलाया था, तो उसमें उन्होंने बहिष्कार किया था जो फॉरेन क्लोथ्स से, जो विदेशों से कपड़े आते थे उनके लिए उन्होंने यूज़ किया था ये स्लोगन। उन्होंने बोला था कि उनको वेस्टेज जो है वो सबसे सही तरीका है उनके बहिष्कार का। 53rd है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन 1917 अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स इन चंपारण। जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे और आज भी उनका जो रिटर्निंग है वो NRI डे के रूप में कमेमोरेट किया जाता है 9 जनवरी को। तो उसके बाद उन्होंने जो पहला अपना सत्याग्रह है वो, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, चंपारण में उन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिगो फार्मर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तीन कठिया मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने तीन कठिया सिस्टम वहाँ पे था, जैसे 15% ऑफ लैंड पे इंडिगो कल्टीवेट करना होता था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया था। 54 है इंडियन ओपिनियन मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। जो हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि कौन सी न्यूज़पेपर और कौन सा मैगजीन जो है वो गांधी जी ने पब्लिश किए थे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इंडियन ओपिनियन जो मैगज़ीन है इसको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में पब्लिश किया था। नेक्स्ट है 55th जॉन रस्किन इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनटू दिस लास्ट। जो बुक है अनटू दिस लास्ट, इससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे गांधी जी, काफ़ी चेंजेस उनकी लाइफ में हुए थे इस बुक को पढ़ने के बाद। तो ये बुक उनको दी थी हेनरी पोलाक नाम के एक गांधी जी के दोस्त थे, उन्होंने जॉन्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे उन्होंने इनको ये बुक दी थी। तो अनटू दिस लास्ट का उन्होंने एक गुजराती ट्रांसलेशन भी किया था जो सर्वोदय नाम से पब्लिश हुई थी। 56th है सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, बापू भी उनको बोलते थे सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा इनको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में। ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनको ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और इसके अलावा गांधी जी को और नामों से भी जाना जाता था, नागा फ़कीर या मलंग बाबा, जो कवायलीज से उन्होंने इनको बोला था, हाफ नेक्ड सेंट या फिर इंडियन फ़कीर। इनको विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने बोला था। 57th है आफ्टर चंपारण सत्याग्रह महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी जीज नेम। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा बोला था आफ्टर चंपारण सत्याग्रह इन 1917। 58th है जवाहरलाल नेहरू सैड दैट लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स
एट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं एग्ज़ाम में कि किसने ये बोला था, स्पेशली रिलेटेड टू गांधी जी, क्योंकि टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी का काफ़ी वेटेज इस एग्ज़ाम में रहता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और मैंने अपनी वीडियोस में इनको इंक्लूड करने की कोशिश भी की है और आगे की वीडियोस में भी कोशिश करूँगा कि इस तरह के जो सेइंग्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो ये महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स ऑन हिज डेथ। नेक्स्ट है महादेव देसाई वॉज गांधीज पर्सनल सेक्रेटरी एंड ऑफन रेफर्ड एज गांधीज बॉसवेल। तो बॉसवेल होता है वो पर्सन जो उनके साथ रहता है और उनकी डिटेल्स नोट करता है, लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो महादेव देसाई जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनके, गांधी जी के, और उन्होंने उनकी बुक जो थी उसको भी ट्रांसलेट किया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को। 60 क्वेश्चन है। देसाई वॉज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड डिटेन्ड इन आगा खान पैलेस पुणे अलोंगसाइड गांधी वेयर ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। जो हम महादेव देसाई जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनकी बात कर रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को वो अरेस्ट हुए थे, आगा खान पैलेस पुणे में गांधी जी के साथ रखा गया उनको और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ के बाद जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ उनकी किताब आधी रही थी उसको कंप्लीट किया था जो नेक्स्ट सेक्रेटरी थे गांधी जी के, प्यारे लाल, उन्होंने। 61 है NG रंगा वाज अगेंस्ट द चंपारण सत्याग्रह। तो ये NG रंगा जो थे ये गांधी जी के सत्याग्रह वाले रिवोल्ट में अगेंस्ट थे गांधी जी के। अब कुछ इम्पोर्टेंट आश्रम्स डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स बाय गांधी जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट आश्रम कौन कौन से थे गांधी जी के और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड थे। तो पहला है फोनिक्स आश्रम जो डरबन में था, साउथ अफ्रीका में, उसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1904 में। सेकंड है टॉलस्टॉय आश्रम, जोन्सबर्ग में है ये आश्रम, साउथ अफ्रीका में, 1910 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। थर्ड है साबरमती आश्रम जो साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1915 में। चौथा है सत्याग्रह आश्रम जो कोरचब अहमदाबाद में एस्टेब्लाइज किया गया था 1915 में। ये जो आश्रम है इसको हरिजन आश्रम भी कहते हैं और ये गांधी जी को उनके एक बैरिस्टर दोस्त थे जीवनलाल देसाई, उनकी लैंड पे था, ये उनका एक आश्रम था जहाँ पे गांधी जी ने आश्रम स्थापित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है जीवनलाल देसाई नाम। तो फिफ्थ आश्रम था अन्ना शक्ति आश्रम जो कसोमी नाम की जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे स्थापित किया गया था 1929 में। सेवाग्राम आश्रम जो है वो वर्धा महाराष्ट्र में एस्टेब्लाइज किया गया था 1936 में। 63rd है गांधीयन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। जो गांधी जी की इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप पर बेस्ड था। गांधी जी बेलेज को प्रमोट करते थे, बीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करते थे। वो गांधी जी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशेंट इकोनॉमी को भी प्रमोट करते थे। 64th है कार्ल मार्क्स इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है जिसमें कैपिटल्स पे गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मन फिलोसोफर थे, इनकी फेमस बुक है दास कैपिटल। 65th है PB नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह आर कॉल्ड द हार्बिंजर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हार्बिंजर होता है अग्रदूत। जो LPG मॉडल था 1991 में उसको इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम PV नरसिम्हा राव जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो लिबरलाइजेशन मतलब उन्होंने रिड्यूस कर दिया था जो गवर्नमेंट लिमिटेशंस थी उनको, लाइसेंसिंग वगैरह को ख़त्म कर दिया था या कम कर दिए थे रिस्ट्रिक्शन, जिससे इकोनॉमी को, मार्केट को ओपन अप कर दिया गया था ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े इंडिया में। 66 है द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय रेंगर फिशर इन 1933। जो रेंगर फिशर थे उन्होंने टर्म्स जो
माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इनको इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम इंडिविजुअल एंड कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, डिसीजंस इसमें होते हैं जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़ के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमी जो है वो एज अ होल इकोनॉमी जो है उसकी स्टडी को बोलते हैं, पूरे नेशन की इकोनॉमी के बारे में इसमें बात की जाती है। 68 है, टूरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो टर्शरी सेक्टर है उसमें आती है, जो सर्विस सेक्टर है उसमें आता है टूरिज्म जो है वो। 69th है, इन क्लोज्ड इकोनॉमी कंज्यूमर गेट एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमिक बॉर्डर वाइल गवर्नमेंट एक्ट्स एज आर्बिट्रेटर। जो क्लोज्ड इकोनॉमी है इसमें नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट होता है, इसमें सेल्फ सफिशेंसी को प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इकोनॉमी पर, एक डिसाइडेड बॉर्डर होता है कंज्यूमर्स के लिए कि इसके अंदर ही जो रिसोर्सेज है इसको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट 70th है, द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कम्प्लीटली ओन्ड बाय स्टेट इन कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी होती है जिसमें सारे रिसोर्सेज पर स्टेट का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है जहाँ पे वो प्रोड्यूस की जाती है जो रिसोर्सेज हैं। 71st है, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़ आर कवर्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो टूरिज़्म है वो कौन से सेक्टर में आता है, टूरिज़्म आता है सर्विस में, और जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। माइनिंग होता है एक्सट्रैक्टिंग वेरिड मटेरियल, जो दबा हुआ मटेरियल होता है धरती के अंदर जो है उसको निकालना होता है, उसको माइनिंग कहते हैं। और क्वेरिंग जो होता है वो सरफेस पर जो चीज़ें होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने को क्वेरिंग बोलते हैं, जैसे रेता इकट्ठा करना। 72nd है, क्वेश्चनरी सेक्टर इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेशन फर्म्स। जो पढ़ने पढ़ाने वाला काम होता है जैसे नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को डेवलप करना, या फिर कंसल्टेशन फर्म्स होती है, घर कैसे बनाना है, कौन सा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, इस तरह के जो फील्ड्स हैं वो आते हैं क्वेश्चनरी सेक्टर में। 73rd है, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन 1976। जो बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, बंधुआ मजदूरी वाला, वो उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट पास किया गया था 1976 में। इसके लिए आर्टिकल 23 में भी प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 74th है, 1952 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। इस तरह का एक प्रोग्राम लाया था, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी सारे नारे दिए गए थे, जैसे हम दो हमारे दो टाइप। 75th है, मध्य प्रदेश इज़ कॉल्ड इथोपिया ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जो इथोपिया है वो एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है, और ये आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है इथोपिया। तो माल न्यूट्रिशन वहाँ पे काफ़ी है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, इसलिए मध्य प्रदेश को इथोपिया ऑफ इंडिया कहते हैं। 76th है, पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। स्टेटमेंट इज़ ऑफ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट थे, इनको इकोनॉमी में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इनकी स्टेटमेंट है कि पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। जो गरीबी है वो अकुशलता के कारण आती है, कुशलता में कमी जो होती है उसकी वजह से गरीबी होती है। अगर सभी स्किल्ड होंगे दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स। 77th है, द विजन 2024 इंडिया इज़ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो विज़न 2020 है फॉर इंडिया, ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। 78th है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो भारत में या कहीं भी पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पर तैयार किया जाता है, नीति आयोग इसे तैयार करती है
जो इंडिया का रैंक है अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो 66 है आउट ऑफ 109 कंट्रीज़ इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। MPI भी इसे बोलते हैं। 79th है द पर्पस ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज़ प्रोवाइडिंग ओल्ड एज पेंशन फॉर द वेरी पुअर विडोज डिसेबल्ड एंड बीरेव्ड फैमिली। जो लोग बहुत गरीब होते हैं, विधवाएं, डिसेबल्ड होते हैं और जो असहाय फैमिलीज़ होती है उनके असिस्टेंस के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। 80th है तेंदुलकर कमेटी हैज़ एस्टिमेटेड 37.2% पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। जो तेंदुलकर कमेटी है ये रिलेटेड है BPL की स्टडी से। तो सुरेश तेंदुलकर जो हैं इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको तेंदुलकर कमेटी के नाम से जाना जाता है। 81st है नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज़ 75 to 100 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो 70 to 100 mm होता है Hg ऑफ मर्करी। Hg मीन्स मर्करी, ठीक है। तो इसकी रेंज याद रखनी है 75 to 100 mm। 82 है पल्स ऑक्सीमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो आप सभी को अभी तो कोरोना टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करता है उसे। और इसकी अगर रेंज की बात करें जो हम पल्स ऑक्सीमीटर पर देखते हैं तो इसकी ऑक्सीजन लेवल की नॉर्मल रेंज है 95 to 100%। 84th है अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ एक्सहेल्ड इन द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ ऑलमोस्ट 4%। जितनी गैस जो हम बाहर छोड़ते हैं सांस लेने के दौरान तो उसमें जो 4% है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। 85th है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर दैट इज़ एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज़ ऑलमोस्ट 17%। जो हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अभी इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान, तो वो 17% हम बाहर छोड़ते हैं। जितनी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसका 17% जो है उसको बाहर वापस हम एनवायरनमेंट में छोड़ते भी हैं। 86 है मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम। अलग अलग सिस्टम होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में सांस के, तो इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रेकियल सिस्टम जो है उससे सांस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। ट्रेकियल सिस्टम में काइटिन की छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उसके द्वारा जो है रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं इंसेक्ट्स। 87th है फ्रॉग रेस्पायर ड्यूरिंग हाइबरनेशन ओनली थ्रू द स्किन। जब शीत निद्रा में जाती है, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा मेंढक जो फ्रॉग है वो कहीं दिखाई नहीं देती है, तो वो अंडरग्राउंड हो जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है, शीत निद्रा जिसे हम बोलते हैं। तो उस टाइम में स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है फ्रॉग। फ्रॉग में 3 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, स्किन से, लंग से और लाइनिंग ऑफ माउथ्स, मुंह की जो लाइनिंग होती है इससे भी रेस्पायर करती है फ्रॉग्स। तो जब ड्यूरिंग हाइबरनेशन होती है तो ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग में। 88th है पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड गैस मिक्सचर इज़ यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस इन द ब्रीथ चेक ऑफ द ड्रंक पर्सन। जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के बाद, तो उनके टेस्ट के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें ये सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। ये उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है जिससे कलर चेंज हो जाता है। वो अल्कोहल जब इस सॉल्यूशन में जाता है तो उसका कलर चेंज कर देता है, तो पता लग जाता है कि कितना % अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है इस पर्सन ने जो ड्राइव कर रहा है। 89th है रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। तो रेड ब्लड सेल्स पार्ट होता है ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो डिफेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को। 90th क्वेश्चन है पॉलीथीन इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। पॉलीमराइजेशन होता है स्मॉल मोनोमर्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको
कंबाइन करके एक लार्ज नेटवर्क मॉलिक्यूल नेटवर्क बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन जो है वो इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। 91st है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नेम्ड एकेडमिक लोमोनसोव, और ये है रशिया का दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। पानी के ऊपर इसको बनाया गया है, फ्लोट करता हुआ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 92nd है, ड्यूरिंग फ्लोरेसेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ यूरेनियम बाय बेक्वेल इन 1982 रेडिएशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। जो रेडिएशन डिस्कवर की गई थी यूरेनियम की, वो हेनरी बेक्वेल के द्वारा ऑब्जर्व की गई थी इन 1986। कुछ हिमाचल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। 93rd है, रोहतांग टनल इज़ नेम्ड एज अटल टनल, इट लाइज इन ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। रोहतांग टनल को रीनेम किया है ऑन द मेमोरी ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, और ये पड़ती है पीर पंजाल रेंज में और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। 94th है, देयर आर 5 वुमेन MLAs इन HP विधानसभा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि अभी प्रेजेंट विधानसभा जो है इसमें कितनी लेडीज़ MLA हैं, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट है आशा कुमारी, ढलौजी कंस्टिट्यूंसी से आती है। सेकंड है रीता देवी, जो इंदौरा कंस्टिट्यूंसी से आती है। थर्ड है सरवीन चौधरी, ये शाहपुर कंस्टिट्यूंसी से आती है। फोर्थ है कमलेश कुमारी, भोरंज हमीरपुर से आती है। और रीना कश्यप पछाद से आती है। इसमें एक आशा कुमारी जो है वो कांग्रेस के हैं, बाकी 4 जो हैं वो BJP से आती हैं। 95th है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लाइज की गई थी 1978 में। याद रखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं HPU और ये यूनिवर्सिटी, नॉनी यूनिवर्सिटी, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ का ईयर ऑफ एस्टेब्लाइजमेंट पूछ लिया जाता है। 96 है, देयर आर 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश, किब्बर इन लाहौल स्पीति इज़ लार्जेस्ट एंड शिली इन सोलन इज़ स्मॉलेस्ट। 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, किब्बर जो लाहौल स्पीति में है सबसे बड़ी है, और शिल्ली जो सोलन में है वो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 97th है, प्रज्वल वूस्टा 21 ईयर्स गर्ल फ्रॉम कोटखाई यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ BDC। जो प्रज्वल वूस्टा है वो सबसे कम उम्र की चेयरमैन बनी है BDC की, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की। कोटखाई से आते हैं ये, और इनकी एज है 21 ईयर्स। 98th है, द फ्लावर मेकर, सती, द विलेज प्ले, द सन कम्स होम एंड कंट्री लाइफ। ये बुक्स हैं, इनको लिखा है नोरा रिचर्ड ने। 99th है, द डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था 1988 में। अनाडेल ग्राउंड है शिमला में, वहाँ पे ये मोर्टाइमर डूरन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये 2 बार इंटरप्ट हुआ है, इसको स्थगित किया गया वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम, और इसके बाद इसका जो वेन्यू है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया 1940 में। तो ये हिमाचल से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। लास्ट एंड 100th है, मिंजर फेयर स्टार्टेड ऑन सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ इन जुलाई अगस्त। जो सावन मंथ है वो जुलाई अगस्त में आता है, तो मिंजर जो है 1 हफ्ते का फेस्टिवल है। याद रखना है इसको कि कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। सेकंड संडे को ये स्टार्ट होता है सावन मंथ के, और थर्ड संडे को ख़त्म होता है। तो इस तरह से रेणुका फेयर, मंडी शिवरात्रि, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कब स्टार्ट होता है कौन सा फेयर। विद दिस थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।